का नाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं खबरों के विश्लेषण के लिए। और खबरें कौन सी हैं वो आपको बताएं, उससे पहले बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर लगातार तीसरे दिन भी अदानी समूह है। सैटरडे संडे आप वीकेंड में थे, आप भले छुट्टी बना रहे हो, बारिश का मजा ले रहे हो, लेकिन ये दोनों ही समूह, हिडेनबर्ग भी और अदानी समूह भी काम कर रहे थे, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। इसका असर आज भी बाजार पर दिखा। अब क्या होगा आगे? नियामक क्या करेंगे, बाजार क्या करेगा, निवेशक क्या करें, LIC ने क्या पूछा, बैंकों ने क्या कहा, ये तमाम चीजें हम आपको आज अदानी के से जुड़ी खबरों में बताएंगे। अदानी समूह के मोर्चे पर, इस ग्रुप से जुड़ी जो खबरें हैं वो कई मोर्चे पर आई, 3-4 बड़ी खबरें आई बीते 2 दिन में। पहले अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसका अदानी ग्रुप ने जवाब दिया। ग्रुप की तरफ से 413 पन्नों का जवाब दिया गया और हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो जानकारी दी थी उसके जवाब एक एक करके दिए गए। उसमें से बहुत सारे जवाब ऐसे भी हैं जो नहीं दिए गए। अधिकतर जानकारी पहले से सार्वजनिक है, ऐसा कंपनी ने कहा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए जो भी आरोप हैं सारे झूठे हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया कि हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो भारतीय उद्योगों के लिए सोचा समझा हमला है। इस रिपोर्ट के इस जवाब के बाद हिडेनबर्ग की तरफ से बयान आया, पलटवार किया, वो भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपने जवाब में हिडेनबर्ग ने अदानी ग्रुप को कहा है कि फ्रॉड को राष्ट्रवाद के नाम पर छिपाया नहीं जा सकता। इस बीच सोमवार को भी अदानी समूह के जो शेयर थे इनमें गिरावट जारी थी। 2-3 शेयरों में तो लोअर सर्किट लग गया, 1-2 शेयर हरे निशान में बंद हुए, 2-3 शेयर लाल निशान में बंद हुए। गिरावट इतनी गहरी कि 3 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए लगभग निवेशकों के स्वाहा हो गए। अब एक सवाल FPO से जुड़ा, क्योंकि अभी FPO खुला है, इसको लेकर क्या होगा? FPO को लेकर कंपनी ने तो ये कह दिया है कि भाई हम ना तो अवधि बढ़ाएंगे ना ही दाम में कोई हेरफेर करेंगे। हाँ, अगर यह असफल हुआ तो कंपनी विस्तार योजना जरूर टाल देगी, ये FPO के मोर्चे पर कहा। अब एक एक करके अंशुमान जी से समझते हैं कि इन खबरों का मतलब क्या है और इसका आगे क्या असर हो सकता है। सर, पहला सवाल तो ये, 413 पन्ने का जवाब दिया, उससे हिडेनबर्ग संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? अब शुभम, 413 पन्ने के जवाब से हिंडनबर्ग क्या बाजार भी संतुष्ट नहीं हुआ। बाजार में भी जो आज परिस्थिति दिखाई दी उसके पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो यह कि हिंडनबर्ग और अडानी समूह के बीच जो खतो किताबत 2 दिनों में हुई है उससे इस पूरे मामले में अडानी समूह की साख को और गहरा धक्का लगा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी उलझ कर सामने आ रही हैं। जैसे हिंडनबर्ग को पहले हम उस पॉस्चरिंग की बात करें, उन सुर्खियों की बात करें जो इन रिपोर्ट से निकली। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को ये कहा कि अडानी समूह के पूरे कामकाज में गहरी पारदर्शिता है, और अडानी समूह ने हिंडनबर्ग को कहा कि वो मैडॉफ ऑफ मैनहट्टन है। उन्होंने जो बर्नी मैडॉफ का जिक्र किया जो पूंजी स्कीम चलाने वाले वो थे। और अडानी समूह ने इस पूरे मामले को हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी समूह में पारदर्शिता, अनियमितता और स्टॉक्स के वैल्यूएशन के सवालों को इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे कि भारत की साख पर हमला है, भारत के नियामकों की साख पर हमला है। उसके जवाब में हिंडनबर्ग ने यह कहा कि अब भारत की साख पर, भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत की संभावनाओं पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। भारत अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट है, भारत में निवेश बढ़ रहा है, अडानी समूह के कामकाज पर सवाल उठने चाहिए, ये बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही। ये दोनों दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। अब यहाँ से जो उलझी हुई चीज़ें निकल कर आती हैं वो ये कि इस पूरी विवाद में अडानी समूह की तरफ से जो जवाब दिया गया 413 पेज का, उसमें बहुत सारी चीज़ें अडानी समूह के बारे में बताई गई, उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया। हिंडनबर्ग का कहना था ये सब बताने की जरूरत नहीं कि आप कितना सेब पैदा करते हैं, कितने लोगों को नौकरियाँ देते हैं। मुख्य रूप से 88 सवाल पूछे गए थे हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में, जिनका जवाब अडानी समूह को उन्हें देना था शॉर्ट सेलिंग की घोषणा के साथ जो हिंडनबर्ग ने दिया था। उसमें से 62 सवालों के जवाब अडानी समूह ने दिए हैं। हिंडनबर्ग ने जो उन सवालों के एनालिसिस के बाद बताया उसमें यह माना गया कि अधिकांश सवालों पर अडानी समूह का कहना यह था कि ना तो ये भारत के रेगुलेटरी सिस्टम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं और ना वो इनकी फिक्र करते हैं। अब बात कहाँ आकर फंसती, जो महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है इस पूरे विवाद में, कि इस पूरे विवाद में हिंडनबर्ग और गौतम समूह के अडानी के विवाद में अडानी समूह के गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी अब पूरे मामले का केंद्र बनकर आ गए हैं।
अडानी समूह को हिंडनबर्ग ने अपने सवालों में पूछा था कि गौतम अडानी जिन कंपनियों को मॉरिशस से या बाहर से चलाते हैं, उन कंपनियों का अडानी समूह के साथ क्या रिश्ता है, जिसको कि तकनीकी भाषा में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। अडानी समूह ने इस आरोप को नकार दिया और ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तौर पर नहीं लेते हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो 33 कंपनियां चल रही हैं, उन 33 कंपनियों को विनोद अडानी चलाते हैं। इन कंपनियों को में से जैसे एक कंपनी को मॉरिशस की एंटिटी को, जिसमें विनोद अडानी डायरेक्टर हैं, उसे 253 मिलियन डॉलर का लोन मिला था। एक दूसरी एंटिटी है जिसको US से 692 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला था। ये पैसा कहाँ जाता है, इस पैसे का निवेश क्या हुआ और क्या इसका रिश्ता अडानी समूह से सीधे है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अब उलझकर सामने आ गया। जैसे हमने कहा ना था शुभम, जब पहली बार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इसके वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ और एक हिस्सा अडानी समूह के टोटल कामकाज को लेकर है। इस कामकाज को लेकर जब पलटकर दोबारा हिंडनबर्ग समूह ने अपने सवालों को सामने रखा है, तो उसमें अब घूमकर अडानी समूह में विदेश से आने वाला पैसा, विदेश में होने वाली कंपनियों का निवेश, विदेश में चलने वाली कंपनियों के सवाल काफ़ी गहरे हो गए हैं। और हिंडनबर्ग समूह ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट ने अकाउंटिंग की ऑफशोर स्टॉक्स मैनेजमेंट में कई सारे मामलों में गहरी अनियमितताएं पाई हैं और इसकी जांच सामने होनी चाहिए। ये अभी तक की अद्यतन स्थिति है। सर चलिए, हिंडनबर्ग तो संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या बाजार भी संतुष्ट नहीं हुआ? हाँ, और बाजार इससे संतुष्ट नहीं हुआ, ये बड़ी बात है, क्योंकि अडानी समूह ने 400 पेज की रिपोर्ट दी और उसके बाद हिंडनबर्ग समूह का उसका जवाब भी आया। पर बाजार में अगर आज आप देखिए तो अडानी समूह के स्टॉक्स में वही गिरावट बनी रही, 5 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। यानी बाजार को भी वो पारदर्शिता का सवाल, ये जो पारदर्शिता के एक सवाल थे, उन पर शायद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और बाजार को जो सूचना मिली, वो सूचना थोड़ी सी और ज़्यादा चिंताजनक चुनौती पैदा करने वाली थी, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। बाजार को चिंता करने की 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये कि अडानी समूह के जवाब में शायद वो स्पष्टताएं नहीं थी जिनकी अपेक्षा की जा रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसके साथ बाजार को 30 बिलियन डॉलर के जो कर्ज की बात सामने आई, जो लोगों को पता थी, उस कर्ज के बाद अडानी समूह की कर्ज की व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठे। हालांकि भारत के 2 बड़े बैंकर्स ने इस बात से इनकार किया कि अडानी समूह में एक्सपोजर से उनको कोई नुकसान हुआ है। LIC ने यह कहा कि उसने अडानी समूह से बात भी की, ऐसा कहा गया और ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि उनको नुकसान हुआ है। लेकिन ये सारी बातें अडानी समूह के शेयरों को लेकर बाजार का मिजाज ठीक नहीं कर पाई, बदल नहीं पाई। शुरुआत में कुछ स्टॉक्स ऊपर गए थे सारे स्टॉक्स आए, बल्कि कुछ स्टॉक एक साल के लो पर है। 4 या 5 स्टॉक बैक टू बैक लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं, लगातार लोअर सर्किट में फंसे हुए। ऐसा भारत में किसी समूह के साथ नहीं देखा। तो अगर आप पूरी बड़ी पिक्चर देखिए ना, तो हिंडनबर्ग समूह की रिपोर्ट पर जो पलटवार जो जवाब दिया गया, वो जवाब भारतीय बाजार को ही समझ में नहीं आया, जिस जवाब को अडानी समूह ने दिया था। कम से कम बाजार के संकेतों से हम लेते हैं। दूसरी और चीज़ें, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात हुई शुभम, कि अडानी समूह के नतीजों की, अडानी समूह के कामकाज की और गहरी पड़ताल शुरू हो गई। शेयर बाजार में अब निवेशक उसे और ज़्यादा सूक्ष्म ढंग से देखने लगे। जो पहले सेंटिमेंट के आधार पर निवेश करते थे, अब जो आंकड़े सामने आए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, कंपनी की होप एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं पर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कंपनी के पास कर्ज का बड़ा बोझ है, ब्याज निकालने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी कम दिखाई देता है, EBITDA मार्जिन काफ़ी कम दिखाई देता है। ये वो सारे सवाल हैं जिन पर हमने शुरुआत में कहा था कि बाजार वैल्यूएशन की बात इन्हीं आकलनों के आधार पर करता है। तो वो जो वैल्यूएशन का दबाव था, वो ट्रैप अब और ज़्यादा बड़ा हो गया और इसलिए आज हमने भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों में फिर से तेज गिरावट देखी। यानी कहीं ना कहीं निवेशकों को ये बात महसूस होने लगी है कि वैल्यूएशन को लेकर कुछ सवाल जायज़ हैं और वैल्यूएशन को लेकर अडानी के स्टॉक्स के वैल्यूएशन के सवालों पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये आज बाजार का बड़ा संकेत हमारे सामने निकल कर आया। सर अब बात करते हैं FPO पे। उस FPO का क्या होगा जो अभी जारी है? सवाल मुश्किल है। अडानी समूह की तरफ से जो अखबारों में रिपोर्ट छपी आज सुबह, उसमें ऑफिशियली ये कहा गया कि अगर FPO सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रोक देंगे, ऐसा कहा गया है। अब जहां हम खड़े हैं वहां पर अडानी समूह जिस कीमत पर अपना पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आया है, उससे सस्ता स्टॉक बाजार में मिल रहा है। तो तकनीकी तौर पर कोई आदमी उतना महंगा स्टॉक, अगर 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये 90 रुपये में बाजार में उपलब्ध है तो क्यों खरीदेगा। 31 तारीख शायद कल अंतिम दिन है, उसके बाद ये तय होगा कि इस FPO की स्थिति क्या। पर FPO
मुश्किल में तो फंसा हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। उसका सब्सक्रिप्शन कितना आता है, किस लेवल तक सब्सक्रिप्शन आता है, इसके बारे में सूचना बाद में मिलेगी। लेकिन आज उम्मीद जो थी उसके बिल्कुल नितांत विपरीत बाजार ने अडानी समूह के स्टॉक्स पर कोई बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि पहले से ज़्यादा पैनिक और घबराहट दिखाई दी बाजार में। इसलिए एफपीओ को लेकर अब सवाल गहरे हो रहे हैं। चलिए सर, चौथा और सबसे अहम सवाल, अब जो भारत के नियामक हैं क्या वो सक्रिय होंगे? अब जहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं वहाँ पर अब वैल्यूएशन के सवाल तो खैर तकनीकी तौर पर कंपनी के नतीजों से, उसके कारोबार से कितना रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट है, इन पर तय होते हैं। क्या स्टॉक्स में इतना वैल्यूएशन था कि नहीं था, कंपनी का फ्लोटिंग स्टॉक कम है इसलिए उसमें प्राइसेस ज़्यादा थे, इन सारी चीज़ों, इन सारे फार्मूलों और बहसों पर केंद्रित है। पर दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब देकर अडानी समूह ने जिन और चीज़ों को सामने हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लाया है, उसके बाद क्या भारत के नियामक इन चीज़ों पर सवाल नहीं पूछेंगे? भारत के नियामक क्या इस भारत के निवेशकों के दृष्टि से, भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की साख की दृष्टि से क्या वो इन सारी चीज़ों पर दूध का दूध और दूध पानी का पानी नहीं करना चाहेंगे? दो चीज़ें महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि सिर्फ इनके साथ ही नहीं, मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स ने भी अडानी समूह से पूछा कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कितना सच है। दूसरी तरफ भारत के में ये कहा गया कि सेबी पहले से ही कुछ मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। तो अगर शेयर बाजार में लगातार गिरावट बनी रहती है और इस गिरावट का नुकसान अंततः बड़े निवेशकों को, LIC और जैसे निवेशकों को या भारत के प्रमुख बैंकों को होता है, तो फिर ये पारदर्शिता के सवालों पर नियामक की तरफ से कुछ तो सफाई आनी चाहिए। इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए ताकि ये पूरा मामला स्पष्ट रूप से सामने आ चल सके कि हिंडनबर्ग ने जो कहा है वो सच है, या हिंडनबर्ग किसी एजेंडे के तहत अडानी समूह को टारगेट कर रहा था, या अडानी समूह का जो जवाब था उसमें वो सारे सवालों के जवाब क्यों नहीं निकल कर आए जो पूछे गए। तो गेंद अब सेबी के पाले में है, गेंद नियामकों के पाले में है। उन्हें ये बताना होगा कि अडानी समूह पर लगे हुए आरोपों की और बाजार में गिरावट की सच्चाई दरअसल क्या है। और जब तक बाजार को भरोसा नहीं लौटेगा तब तक इन शेयरों में आप कहिए कि दोबारा बड़ी खरीदारी लौटेगी, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाजार को पाक साफ चीजें पसंद है, बाजार बख्शता किसी को नहीं है। बाजार बहुत रूथलेस है शुभम। वैसे सब कुछ है, होप पर चलता है, लेकिन एक बार जब भरोसा डगमगाता और हिलता है तब फिर चीजें एकदम लड़खड़ाती चली जाती हैं। और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय निवेश बाजार में निवेशकों के इस तरह के मामले में हाथ क्या कोहनी और कंधे तक जले हुए हैं। हर 2 साल 4-5 साल में किसी बड़े समूह के साथ भारत के शेयर बाजार में, यूरोप के शेयर बाजार में क्रेडिट स्विस का मामला देख लीजिए, उससे पहले 2000 में एनरॉन का मामला देख लीजिए, बड़ी कंपनियों के साथ ये मामले खुलते हैं और फिर एकदम चीजें नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। तो इसलिए बाजार की मेमोरी में अकाउंटिंग से जुड़े हुए मामले, विदेश में निवेश से जुड़े हुए मामले हमेशा सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तब बाजार की प्रतिक्रिया बहुत निगेटिव, बहुत दबाव वाली हो जाती है। तो इसलिए इसमें, जैसा शुभम ने कहा, कि इसमें ये स्पष्ट होना ज़रूरी है। भरोसा तब लौटेगा जब कोई बड़ा नियामक आकर ये कह सके या बता सके कि नहीं, चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, इस तरह से नहीं हुई हैं। बिल्कुल, नियामकों की साख अभी भी है। अगर नियामक आगे बढ़ते हैं, साफ सुथरी जांच करते हैं और बताते हैं कि नहीं, इस ग्रुप में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो है सब सही है, तो शायद भरोसा लौटेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि भाई 85% तक का डाउनसाइड आ गया है, मुझे लगता है 20% के अगर 3 लोअर सर्किट लग गए तो 60% तो नीचे हम आ ही गए हैं। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो